City Report is brought to you by Bhatti University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute. नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। हमीरपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व हेल्परों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व हेल्पर यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया। हमीरपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं में गहरा रोष पैदा हो गया था, क्योंकि सभी सरकारों द्वारा इनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मई में 45वें श्रम सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हेल्पर की मांगों को जायज ठहराया था और सरकारी कर्मचारी बनाने की इस राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में घोषणा की गई थी। शुरू से तो यही मांगे, आज 30-35 साल हो गए, नई कोई मांग नहीं है कि हमारा चपरासी से लेकर डीपीओ सभी सरकारी हैं और आंगनबाड़ी वर्कर जो है उनको तो जो नरेगा में काम करते हैं उनको भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वर्कर का काम तो और समेत सारा कुछ बढ़ा दिया और आज तक सरकार ने हमारा कोई पैसा बढ़ाया नहीं है। और केंद्र सरकार ने जब पैसा बढ़ाया तो तब ही हमारे स्टेट ने यही बोला था कि जब उनका पैसा बढ़ेगा तो आंगनबाड़ी वर्कर का भी पैसा बढ़ा दिया जाएगा। तो आज तक हमारा 1 रुपया भी उन्होंने नहीं बढ़ाया। इस मौके पर सीटू से संबंधित कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार मिशन तोड़ के नाम पर ICDS का निजीकरण करने की साजिश रच रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मांगे ना मानी गई तो 7 जुलाई को शिमला डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन का मुख्य वजह यह है कि वेतन जो है अन्य राज्यों में बढ़ा दिया सरकार ने, हरियाणा में बढ़ा दिया, पंजाब में बढ़ा दिया, उत्तराखंड में बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में वही है 3300 रुपये, पंजाब में 5000 ले रहे हैं, हरियाणा में 7500 ले रहे हैं, उत्तराखंड में भी 5500 रुपया ले रहे हैं। तो राज्य सरकार जो है वेतन यहाँ बढ़ा नहीं रही, केंद्र ने बढ़ाया वही है जो है। इसलिए एक मांग तो ये है कि वो वेतन बढ़ाना चाहिए। के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के सुजानपुर डिग्री कॉलेज में ABVP और SFI के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में सुजानपुर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की। जिला हमीरपुर के सुजानपुर डिग्री कॉलेज में ABVP और SFI के कार्यकर्ताओं के बीच हुए मारपीट के मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर ढुलमुल रवैया अपनाने को लेकर अपना विरोध जताया और मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि SFI के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पूर्व ABVP के एक कार्यकर्ता को उठाकर मारपीट की और सुजानपुर पुलिस इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं ABVP का आरोप है कि SFI कार्यकर्ताओं द्वारा अभी भी उनके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है और प्रशासन इस मामले में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज से 4 दिन पहले सुजानपुर में हमारे कार्यकर्ता अक्षुनिमान जो कि BCA फाइनल में पढ़ते हैं, उन्हें रात के अंधेरे में उठा लिया गया, सफाई के कार्यकर्ताओं द्वारा उठा लिया गया, जिसमें हमीरपुर से भी उनके कुछ कार्यकर्ता वहां पर आए हुए थे। 25 से 30 की संख्या में वहां पर लोग थे। पूरी रात उसको जंगल में ले जाके मारा गया। सुबह बड़ी मुश्किल से अपने वो वहाँ उनके चुंगल से भाग के आया। जब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती। भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला सचिव तेज सिंह नेगी ने कहा कि यदि इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ABVP उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुजानपुर पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस अधीक्षक स्वयं इस मामले पर हस्तक्षेप करे। आगे की रणनीति अगर
एक हफ्ते के अंदर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद एक कड़ा आंदोलन करेगी। एसपी साहब से मांग करेंगे जो केस है उसको आप खुद देखें कि मतलब क्या है उसमें, क्योंकि अब जो SHO सुजानपुर है वो कांग्रेस के नेताओं के पक्ष में अगर काम कर रहे हैं, उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, वो एक तरफा ही कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह बौद्ध ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी अभी भी फरार है। उन्होंने सुजानपुर पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने के आरोपों पर कहा कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाएगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस बल कार्य कर रहा है। इस मामले में थाना सुजानपुर में मुकदमा दर्ज हो रखा है और इसमें जो नामजद मुलजिम है उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी से अब्सकॉन्ड कर रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और रेड्स किए जा रहे हैं। जैसे उनका पता लगता है उनको रेलिवेंट सेक्शंस के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में जहां सरकार खुद अपने स्तर पर प्रयासरत है, वहीं इनमें संस्थाएं भी पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में नाहन में महिला सूत्र संस्था ने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर लगाया। इस प्रशिक्षण शिविर में नाहन क्षेत्र की 11 पंचायतों से करीब 80 महिलाओं ने हिस्सा लिया। नाहन में महिला सूत्र संस्था ने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में नाहन क्षेत्र की 11 पंचायतों से करीब 80 महिलाओं ने हिस्सा लिया। यहां पहुंची महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। इस संस्था द्वारा पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जन सूचना अधिकारी प्रोमिला महाजन ने बताया कि इस शिविर में महिलाओं को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। यहाँ पर जो है एक सूत्र संस्था के द्वारा जो है एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सी इन्होंने महिलाएं जो है जो स्वयं सहायता समूह की हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की हैं या नाहन क्षेत्र की जो हैं, दूसरी सभी महिलाएं जो है यहाँ आई हुई हैं और उनको आज स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी दी जा रही है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र में अच्छे दिनों के वादे के साथ सत्तासीन होने वाली भाजपा के वादे कुछ धूमिल से होते नजर आ रहे हैं। पिछले सप्ताह भर में केंद्र की सरकार द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे देश में बढ़ रही महंगाई को और तेजी मिलेगी। इसके विरोध में चंबा में यूथ कांग्रेस सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और रेल किरायों में वृद्धि के खिलाफ रेल मंत्री का पुतला भी फूंका गया। रेल किरायों में हुई वृद्धि के विरोध में चंबा में यूथ कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चंबा उपायुक्त कार्यालय के बाहर रेल मंत्री DV सदानंद गौड़ा का पुतला फूंका गया। वहीं इस दौरान रेल किरायों में हुई अकस्मात वृद्धि के विरोध में ADM चंबा शुभकरण के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस चंबा के अध्यक्ष शिवांक शर्मा ने कहा कि केंद्र में अच्छे दिन के वादों के साथ भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों से आम जनता पर इसका बुरा असर पड़ेगा और उनकी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि गरीब जनता के हितों को देखते हुए रेल किरायों में हुई वृद्धि को वापस लिया जाए। अभी पीछे लोकसभा चुनाव हुए और एक शगुफा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम युवा कांग्रेस मानते हैं सच में अच्छे दिन आ चुके हैं। जिस तरह से अभी सरकार बने 15 दिन नहीं हुए, 20 दिन नहीं हुए हैं और रेल किराए में इतनी बढ़ोतरी कर दी केंद्र सरकार द्वारा। अभी पता लग रहा है कि LPG के रेट भी बढ़ने वाले हैं, चीनी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो सच में हम समझते हैं कि एक जो देश का गरीब आदमी है, जो इस प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या का 80% गरीब है, उनके लिए सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए हम आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आम आदमी की बात समझिए, विदेशों में मत भागिए और आम आदमी के हित में रखकर अपनी पॉलिसियाँ निर्धारित कीजिए। और जो किराए में जो वृद्धि की गई है रेल किराए में, एक अप्रत्याशित वृद्धि 14.5% की, उसे जो है तुरंत जो है प्रभाव से वापस लिया जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। अन्यथा युवा कांग्रेस को मजबूर होना पड़ेगा कि इससे भी उग्र जो प्रदर्शन है वो करने के लिए। चंबा में जिलाधीश महोदय के कार्यालय के बाहर एक धरना प्रदर्शन और माननीय जो हमारे रेल मंत्री हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमें जो है उनका जो पुतला जलाना पड़ा, उन्हें बताने के लिए
कि इस तरह का अनर्थ ना करें, आम आदमी के हितों से ना खेलें और जो किराए में बढ़ोतरी की गई है उसे अतिशीघ्र वापस लें, ताकि जो इस प्रदेश और देश की जनता है उन्हें जो है इसका लाभ मिल सके। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मंडी के थलौट में हुई अनहोनी के बाद हर कोई व्यास नदी के किनारे जाने से बच रहा है, लेकिन अभी भी बाहर से आ रहे पर्यटकों में नदी के बीच जाकर फोटो खिंचवाने की लालसा खत्म नहीं हुई है और वे चेतावनी भरे बोर्ड की अनदेखी कर नदी के बीचों बीच जाकर मनमानी करते हुए अक्सर देखे जा रहे हैं। लारजी हादसे से पूरे देश में मातम का माहौल बन गया था और ये हादसा इतना भयानक था कि अभी भी इसकी तस्वीर आंखों के सामने से नहीं हटती। इस हादसे के शिकार कुछ बच्चों के माँ बाप अभी तक अपने बच्चों को देख नहीं पाए हैं, लेकिन इसके उलट दूर दूर से आ रहे पर्यटक इस हादसे से कुछ सबक लेने की बजाय व्यास नदी की लहरों से मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि गर्मी के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते व्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। हालांकि कुल्लू जिला प्रशासन ने जगह जगह नदियों के किनारे चेतावनी भरे बोर्ड भी लगाए हैं ताकि किसी भी अवांछनीय घटना से बचा जा सके। हालांकि इन बोर्डों में पर्यटकों को नदी के पास न जाने की नसीहत दी गई है, लेकिन पर्यटक उन्हें पढ़कर भी अनदेखा कर रहे हैं। किसी को नदी में डुबकियां लगाते हुए देखा जा सकता है तो कोई नहाने के लिए नदी के बीच जा रहा है। इसके साथ ही बाहर से आए हुए युवा पर्यटकों को उफान खाती बड़ी बड़ी लहरों के साथ शराब पीते हुए और फोटोग्राफी करते हुए पाया जा सकता है। इस पर एसपी कुल्लू सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जिला के सभी एसएचओ को नदी के किनारे किसी भी पर्यटक को जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि कई जगह पर स्थानीय लोगों के रोकने के बावजूद भी पर्यटक नदी के किनारे जाने से नहीं रुकते। जो हादसा थलोट में हुआ है, उस हादसे के मद्देनजर जिला पुलिस कुल्लू ने अपने जुरिस्डिक्शन में तमाम जो कंसर्न्ड एसएचओज हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो जो रिवर, पर्टिकुलर रिवर ब्यास के नज़दीक किसी भी सैलानी को, किसी भी टूरिस्ट को ना जाने दें और अपने अपने क्षेत्र में हर एक को अवेयर करें कि पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पिघल रही है, तो इस वजह से पानी, इसलिए उनको हर जगह जहाँ भी हमारे को समय मिलता है, मौका मिलता है, वी हैव स्पेशली डिप्लॉयड हाईवे पेट्रोलिंग वैन, उसके अंदर जो लोग बैठते हैं, जो उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। सोलन के डगशाई में जहां एक तरफ सैलानियों के टहलने के लिए दिलकश स्थान है, वहीं शहीदों की पवित्र भूमि की यादगार के तौर पर भी डगशाई जाना जाता है। यहां पर अंग्रेजों के समय की एक जेल मौजूद है जिसमें 44 कमरे हैं। आज इस जेल को एक म्यूजियम के रूप में यहां आने वाले सैलानियों के देखने के लिए सहेज कर रखा गया है। ये जेल आज भी अपने गर्भ में कई महत्वपूर्ण यादें समेट कर बैठी है। सोलन में डगशाई जहां एक तरफ सैलानियों के टहलने के लिए दिलकश स्थान है, वहीं यहां पर अंग्रेजों के समय की एक जेल मौजूद है जिसमें 44 कमरे हैं। आज इस जेल को एक म्यूजियम के रूप में यहां आने वाले सैलानियों को देखने के लिए संभाल कर रखा गया है। बापू महात्मा गांधी को भी 1920 में एक दिन के लिए इसी जेल में रखा गया था। इस स्थान पर उन कैदियों को भेजा जाता था जिनके मत्थे के ऊपर सरकारी मोहर लगाई जाती थी और गद्दार करार दिया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय 13 मई 1914 में कामागाटामारू जहाज की एक ऐतिहासिक घटना को लेकर 4 सिखों और सन 1915 में डगशाई छावनी में शहीद हुए रिसाला यूनिट के 12 सिख सैनिकों को मृत्यु दंड दिया गया था। इन शहीदों की याद में ऐतिहासिक जेल में समागम का आयोजन कर शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले समागम में केशवगढ़ साहिब के जत्थेदार साहिब ज्ञानी मल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा प्रदेश के एकमात्र एजीपीसी सदस्य डॉक्टर दलजीत सिंह भिंडर और स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव सहजल उपस्थित रहे। इस शहीदी समागम में हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ से आई सैकड़ों की तादाद में संगत ने भाग लिया।
मौके पर दिलजीत सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए इन शहीदों की कुर्बानियों के चलते ही आज देश खुशहाल है और खुली आबो हवा में जी रहे हैं। इस वर्ष 99वां शहीदी दिवस मनाया गया, लेकिन अगले वर्ष शहीदों की 100वीं वर्ष की शहीदी दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 13 मई 1915 ਨੂੰ हिंदुस्तान की आज़ादी लिए अपनी जाना की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के वीर सपूतां ने, जिन्हां दे विच 13 सिख ते एक मुसलमान वीर सी, अपनी छातियां ते गोलियां खा के हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी दिवाई। तो इस समागम ते असीं हाज़र होकर समुचियां संगतां ने ये हिंदुस्तान की आज़ादी लिए जिहड़े सिंह शहीद होए उन्होंने शरधा ते अकीदत दे अपने फुल भेंट किए। अगले वरे शताब्दी उन्होंने शहीदों की आनी है तो उस शताब्दी दे विच भी बहुत विशाल समागम करके उन्होंने शहीदों को असीं अपनी शरधा ते अकीदत दे फुल भेंट। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि डगशाई जेल वीरों की गाथाओं की गवाही देता है। उन्होंने कहा कि इस स्थान को केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से विकसित किया जाएगा ताकि देश के लिए श्रद्धा का केंद्र बन सके। आज हम यहाँ अनेक सिख वीरों को, जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने यातनाएं देकर के मारा, जो कि इस देश की धरती की आज़ादी के लिए लड़े, ये उनका स्मारक है यहाँ पर। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि डॉक्टर दलजीत सिंह भिंडर, जो कि हमारे GPC के यहाँ से मेंबर हैं, उनके प्रयासों से, और सरदार अजमेर सिंह जी जो कि स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से हर साल ये समागम यहाँ पर होना शुरू हुआ है। पूरे देश से जो है संगत आकर के यहाँ पर उन सिख वीरों को याद करने के लिए जुटती है, अपने श्रद्धा सुमन उन सिख वीरों को अर्पित करती है। अगले साल हम 100 साल मना रहे हैं, पूरे देश से सिख संगत आएगी और भी लोग जो हैं उन सिख वीरों की कुर्बानियों को देखने के लिए, उनको याद करने के लिए, क्योंकि इससे पहले अभी 5-7 वर्ष से पहले उन सिख वीरों की कुर्बानी के बारे में ये देश जानता नहीं था, अब जानने लगा है। अगले साल 100 साल हम मना रहे हैं। 10,000 संगत अनुमानित है कि अगले वर्ष यहाँ पर आएगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के शामती में कमलेश नामक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक शादीशुदा था और उसका अपनी पत्नी के साथ काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, जिस कारण उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास रह रही थी। मृतक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सोलन के शामती गाँव में कमलेश नामक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक शादीशुदा था और उसकी पत्नी से काफी लंबे समय से अनबन चल रही थी, जिस कारण उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास रह रही थी। मृतक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदम चंद ने कहा कि कमलेश ने अपनी सुसाइड नोट में मामा मामी को जिम्मेवार ठहराया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। पुलिस आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाने में जुट गई है। आज सुबह करीब 3:30 बजे थाना सदर सोलन में एक टेलीफोन आया कि शामती के पास एक जगह है, वहाँ पे एक कमलेश कुमार करके है कि तो उसने सुसाइड कर दिया, जिस पर पुलिस टीम मौके पे पहुंची। तो मौके पे पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि ये अपने मामा मामी की वजह से परेशान था, इसलिए सुसाइड कर रहा है, क्योंकि इसकी पत्नी है, करीब 6 महीने से अलग रह रही है और इसके 3 बच्चे हैं। मामला हमने दर्ज कर लिया है, 174 CRPC में कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी हालात होगी आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। राजधानी शिमला के झंझेड़ी क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र के लिए एक ही बस चलने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एक ही बस होने की वजह से ओवरलोडिंग की समस्या होती है और जान जोखिम में डालकर उन्हें सफर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने परिवहन विभाग से झंझेड़ी के लिए सुबह के समय 2 बसें चलाने की मांग की है। शिमला के झंझेड़ी क्षेत्र के लोगों को सुबह के समय एक ही बस चलने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बस की वजह से लोगों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है।
खासकर स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सुबह 9 बजे के बाद फिर 10 बजे जंजीरी से बस चलती है और उसका भी कोई समय नहीं है। लोगों का कहना है कि यदि सुबह के समय 2 बसें चलाई जाए तो काफी हद तक राहत मिल सकती है। वहीं लोगों ने दिन भर 1-1 घंटे के अंतराल में बस चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार परिवहन विभाग को सूचित किया गया, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक ही बस है यहाँ पे, और यहाँ पे सवारियाँ एक बस में 32 सीटर बस में कम से कम 150 के करीब सवारियाँ जाती है। और यहाँ पे ना तो कोई टैक्सीज है, ना ही कुछ और है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक बस है, उसमें हमारे को इतना रिस्क है कि कभी कुछ हो गया तो फिर हम लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। हाँ, बसेस की तो बहुत मुश्किल रहती है। हर घंटे बाद एक बस होनी चाहिए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर एक बस सुबह 7 बजे से लेके वो हर घंटे यहाँ का चक्कर लगाते रहे तो यहाँ सवारियाँ की कोई कमी नहीं होगी, हमेशा फुल जाएगी। प्रॉब्लम है यहाँ सवेरे इतना क्राउड होता है बस के लिए, मतलब 15 मिनट के गैप में 2 बसों का होना बहुत ज़रूरी है। 2 बसों की सवारियाँ एक बस में ही ओवरलोड हो जाती है। स्कूल के बच्चे आधे से ज़्यादा बस तो स्कूल के बच्चों की हो जाती है, बाकी सवारियाँ परेशान हो जाती है। एक दिन बस आई, यहाँ 11 बजे टाइम था, बस काफ़ी रश था, लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमने बस को लेकर शिकायत की थी। कुछ ख़राब थी वो बस ना, चढ़ नहीं पा रही थी चढ़ाई में, उसको लेकर हमने थोड़ी शिकायत की थी। फिर वो जो वहाँ पे बैठते हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके लिए नई बस का जुगाड़ कर देंगे। पर वहाँ बस कोई भी नहीं आई अभी तक, बस वैसे ही खराब बस भेज देते हैं यहाँ पे। किस तरह की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ 2 बसें चाहिए 9 बजे, क्योंकि यहाँ सवारी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए भी बहुत भीड़ होती है इस बस में, जगह नहीं होती, खड़े होने के लिए भी नहीं जगह होती, इसलिए 2 बसें 9 बजे जरूर चाहिए। मेरा नाम स्कूल बच्चे हमारे को बस की वजह की बस आती है और सीटें मिलती नहीं, और डेली हमारे स्कूल में फाइन पड़ता है। इसकी वजह से हमें 2 बसें चाहिए ताकि एक स्कूल बच्चों और एक दूसरे जो मतलब दूध करने जाते हैं। इस बारे में जो परिवहन विभाग के प्रबंध निदेशक आर.एन. बत्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जंजीरी के लिए बस चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे चालक को बस निकालने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रोड खाली नहीं होगा बस चलाना बहुत ही मुश्किल है। जीडी के बस का मसला है, बहुत अरसा से मेरे नोटिस में लाया गया, और इसमें एक्चुअली सड़क की दोनों तरफ गाड़ियां पार्क की जाती हैं आइडल पार्किंग से, और सारी सड़क जो है वो कारों ने ही घेर रखी है। हमारी गाड़ी जो है निकलने की जगह नहीं है वहाँ से, तो बार बार ड्राइवर कंडक्टर वगैरह भी हेजिटेट कर रहे हैं। मैंने पुलिस वाले भी बुलाए थे, कमिश्नर जो वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये सड़क जो है दोनों तरफ से साफ करवाई जाए। तो एक ही गाड़ी अभी लगी है, गाड़ियां और भी लगा सकते हैं, वो कोई चिंता का इशू नहीं है, पर जब तक हमारे को रोड स्पेस नहीं मिलेगा तो बस कैसे चलेगी, दैट इज द इशू। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के तारा देवी में मंगलवार देर शाम कुछ शरारती तत्वों द्वारा शिमला घूमने आए पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पर्यटकों का कहना है कि वे तारा देवी के पास खाना खाने के लिए रुके थे कि वहां पहले से ही नशे में धुत होकर युवकों ने उनके साथ बदतमीजी की और कुछ ही मिनटों में वो दूसरे युवकों को साथ लेकर आए और उनके साथ मारपीट की। पर्यटकों ने बुधवार को एसपी शिमला से मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। शिमला के तारादेवी के समीप मंगलवार देर शाम पर्यटकों के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा मारपीट की गई, जिससे पर्यटक बुरी तरह से घायल हुए हैं। बुधवार सुबह पर्यटक अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी से मिले और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पर्यटकों का कहना है कि वे मंगलवार देर शाम तारादेवी के समीप रेन शेल्टर में खाना खाने के लिए रुके और वहां पर शराब में धुत 2 युवक आए और उनसे बदतमीजी की। इसके बाद कुछ ही मिनटों में वे दोनों युवक अपने अन्य साथियों के साथ वहां आए और उनसे मारपीट करने लगे, जिसमें एक व्यक्ति को गहरी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल से अपनी जान बचाकर पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने एसपी से मिलकर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। 8 बजे करीब बहुत तेज बारिश आ गई, तो हम लोगों ने एक पता नहीं कौन सी जगह था, सोगी से पीछे, तो हम लोगों ने वहाँ रुके। बच्चे बोले मम्मा खाना खाना है, तो बेटा खाना तो है खा लो। हम लोग खाना खाने लगे,
2 बंदे नशे में टील होके आए। हम लोगों के पहले बोला यहाँ क्या कर रहे हो, मैं बोला भैया खाना खा रहे हैं। मैं बहुत मतलब गालियाँ गुलियाँ से ही बात किया। फिर मैंने उनको समझा के भेज दिया, भैया हम अभी चले जा रहे हैं, 5 मिनट्स में चले जाए। उन्होंने 5 मिनट भी नहीं हुआ, 2 गाड़ी बंदे भर के और 2 बाइक पे बंदे लेके आए और बोले सीधा आते के साथ बोल रहे इस बंदी को उठा, मेरे बारे में कि इसको उठा के गाड़ी में रखो। फिर जब मुझे उठाने लगे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ सारे आगे आगे कि ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो। गाड़ी में 14,500 रुपये, सोने का चैन, मेरे पास रिंग था, ये मैंने निकाला और उनको दे दिया। भैया अगर आप लोग इस चीज़ के लिए कर रहे हो तो ये लो और आप लोग जाओ। नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तुम भी चाहिए। मुझे उठाने लगे। फिर ये लोग क्या किए, उनको घेर लिए, मुझे बोला आप भाग जाओ। मैं सीधा खाई में नीचे चली गई। खाई में जाने के बाद मेरे हस्बैंड को इतना मारा, आप लोगों के सामने ही है, हमको झूठ नहीं बोल रहे। आप खाना हम जहाँ खा रहे थे वहाँ देखिए खून ही खून, मेरे गाड़ी में खून ही खून। 14 साल के मेरे बेटे को मारा कि तुम्हारा मम्मा कहाँ गई, मम्मा के बारे में बताओ। इन्होंने बोला कि ये देखिए नाक में से पूरा खून ही खून निकाला है। उसके बाद में ये भी मेरा बेटा है, मेरे बेटे को इसको भी मारा, मम्मा को बताओ, क्योंकि इसको पता ही नहीं था हमें कहाँ नीचे कोई चली गई। उसके बाद में मेरा स्टाफ वहाँ पे बेहोश था, इनको भी पता नहीं था। तीनों लोग भाग के चले गए, पुलिस को लेके आए कि मेरी वाइफ खाई में गिर गई। उनको पकड़ने के लिए नहीं आए, पहले लेके आए कि मेरी वाइफ खाई में गिर गई, इनको निकालिए। जब उन्होंने पुलिस ने पुलिस को बोला था तो पुलिस के मौके पे पुलिस में आई तो वो लड़का फिर से हमें ढूंढ रहे कि ये बंदी यहीं पे छुपी हुई है, इसको ढूंढो। फिर पुलिस ने 7 लड़कियों को 2 गाड़ियां उन्होंने बरामद किए, पकड़ने के बाद हम लोगों के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए। हम चाहते हैं उस 7 लड़का को सख्त से सख्त सजा हो। जो आगे से कोई शिमला ऐसा अच्छी जगह में लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, मूड फ्रेश करने, ऐसा घायल व्यक्ति घर नहीं जाना चाहते। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे, क्या हुआ है, क्यों। हम 20 साल चंडीगढ़ से आए सर। कितने दिन हो गए शिमला में? ये 2 दिन हो गया। कल तो हम जा रहे थे जो है ना यहाँ बजरंगबली के दर्शन करके हम निकल रहे थे। सोगी से 2-3 किलोमीटर इधर PWD का कोई वो है, वहाँ पे बस पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने जो है ना सोचा बच्चे भूखे था, मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। अब ये खाने की व्यवस्था में जो है ना हम लोग खाना खाने लगे थे। 2 लड़के आया, पहले वाइफ को लगा जो है ना बदतमीजी से बात करने, फिर मैंने उसका विरोध किया। फिर 10-15 लड़के ले आके और फिर जो है ना पूरे दम जो है ना हम लोग हमारा के पता है। वहीं इस मामले में एसपी शिमला DW नेगी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ये कहते हैं कि रात को तारादेवी में ये लोग कहीं रेंज शेल्टर में आग जला के खाना बना रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि ये आग जंगल में फैल जाएगी, तो वो मौके पर गए। उन्हें लोकल 5-6 आदमी, तो इनके आपस में कुछ झगड़ा हुआ है। इस बारे में FIR नंबर 103/14 दिनांक 25/6/14 PS बालूगंज में अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 323 IPC दर्ज हो गया है। 6 लोगों का मेडिकल कराया गया है, जिसमें से 4 के सिंपल आए हैं और 2 का ओपिनियन जो है एक्सरे के बाद देंगे। अगर इसमें कोई ग्रीवियस आ गया तो अकॉर्डिंगली इसमें और धाराएँ जुड़ जाएगी। तो 7 लोगों को पुलिस ने ले आए हैं थाने, क्योंकि अभी तक का जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो बेलेबल है, इसलिए रात तो बेल दे दिया गया है। अभी दोबारा थाने में बुलाया गया है, उनकी पूछताछ हो रही है और जो कंप्लेनेंट पार्टी है उनका भी स्टेटमेंट वगैरह अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके साथ ऐसे मारपीट कम से कम हो और हम इंश्योर करेंगे कि इनको सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर मिले। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा है कि प्रदेश को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जैसा व्यक्तित्व मिलना नामुमकिन है। प्रदेश की राजनीति में आज उनका कोई सानी नहीं है। 6ठी बार प्रदेश का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित बनाया गया है और विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। कुनिहार में हरिदास मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 81वें जन्म दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। इससे पूर्व प्रकाश चौधरी ने कुनिहार में 32 लाख की लागत से निर्मित भव्य पार्क का लोकार्पण भी किया। प्रकाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं देश व प्रदेश में लागू की गई है, जिससे करोड़ों लोगों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए
और इन योजनाओं से लोगों की आर्थिकी में बेहतर सुधार हुआ है और सामाजिक स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आय सीमा की शर्त हटाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से वृद्धजनों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि विकास मिलजुल कर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह आज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जो विकास उन्होंने करवाया है, एक समान विकास। उन्होंने कभी ऊपर नीचे की बात नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम शिमला का विकास करना चाहते हैं, सोलन का नहीं। हम सिरमौर का विकास करना चाहते हैं, मंडी का नहीं। चाहे वो चंबा हो, चाहे शिमला हो, चाहे सिरमौर हो, उन्हें एक समान विकास हर जगह किया। आप राजेंद्र ठाकुर जी ने बात ही कही कि स्कूल की जब बात आई, ये मिडिल का स्कूल डायरेक्ट +2 कर दिया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। और विकास की जहां बात है, सड़कों की, पानी की, बिजली की, एक समान विकास आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और उन जैसा नेता मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश को कभी ना मिलने वाला है। हम तो चाहते हैं भगवान करे उनकी लंबी आयु हो। हाटकोट पंचायत के प्रधान एवं हरिदास मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और पंचायत में चलाए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया और क्षेत्र की समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। राजा वीरभद्र सिंह जिंदाबाद। सीखना है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखो। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग भी सुबह शाम उनकी कुछ ना कुछ कुर्सी खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े दिल वाले हैं, उन्हीं लोगों को अपने साथ बिठाकर उन्हें विकास के रास्ते पर आगे ले आते हैं। 7 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, और इस अवस्था, इस आयु में जो व्यक्ति सबको माफ कर रहा है, यहाँ छोटे छोटे स्तर के तो नेता बोल रहा है, मैं थोड़ा अपमान समझता हूँ। वो 24 घंटे लगे रहते हैं, इसको काटो, इसका प्रोग्राम कैंसिल कराओ, इसको प्रोग्राम, इसको आने दो, उसको जाने दो। क्या बुरा होता अगर सब इकट्ठे होकर राजा वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन पे यहाँ से जिंदाबाद के नारे लगाते। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। एक सप्ताह तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत बुधवार को कंडाघाट पुलिस द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर टैक्सी चालकों, ट्रक चालकों और श्रीनगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट के स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत बुधवार को कंडाघाट पुलिस द्वारा बस स्टैंड पर टैक्सी चालकों, ट्रक चालकों और श्रीनगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट के स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान के तहत एसएचओ कंडाघाट हरिभगत नेगी ने टैक्सी चालकों को अभियान के तहत कहा कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं नशा करने के दौरान हो रही है। यदि वाहन चालक वाहन चलाते समय नशे का प्रयोग न करे तो प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं कंडाघाट के थाना प्रभारी हरिभगत नेगी ने वाहनों को रोककर वाहन चालकों को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। मैं नेगी कंडाघाट एसएचओ कार्यरत हूँ। पिछले कल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा निवारण दिवस चला हुआ है, नशा निवारण दिवस सप्ताह चला हुआ है। इस सिलसिले में आज स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों व टैक्सी चालकों व सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को नशा निवारण से संबंधित आयोजित जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान तहत सभी को नशा मुक्त करने के लिए जानकारी दी जा रही है। इस सिलसिले में सभी ट्रक चालकों व टैक्सी चालकों व ऑपरेटरों को संदर्भ में एक सप्ताह तक हम नशा निवारण की जागरूकता चलाएंगे। उसके बाद जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ मोटर एक्ट के तहत अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में आएगी। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि रेल यात्री किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी का प्रस्ताव यूपीए सरकार का ही था, जो कि आचार संहिता के कारण लागू नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि दलील दी जा रही है कि 100 किलोमीटर जाने पर 22 रुपए किराया अधिक देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे स्टेशन से आपका घर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है तो आप टैक्सी वाले को 200 से 250 रुपए देने के लिए तैयार हैं और 100 किलोमीटर पर 22 रुपए देने का विरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पार्टी
और रेल यात्री किराए का विरोध कर रही आम जनता से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, वाईफाई सुविधा, गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे जिससे सामान सुरक्षित रहे और अन्य वारदात ना हो, ऐसी सुविधाएं अगर लोगों को चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत में रेलवे का सफर सबसे सस्ता है। धूमल ने कहा कि लोगों को तेज गति की गाड़ियां और आधुनिक सुविधाएं चाहिए और दूसरी तरफ कुछ देना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से 25 से 27 दिन का हिसाब मांगा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 200 दिन से ज्यादा, इंदिरा गांधी 15 साल से अधिक और राजीव गांधी 5 साल व 34 दिन तथा मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन प्रधानमंत्री रहे। उनके दिनों का हिसाब भी गिन कर पूछो। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का बयान लगा है कि 20 दिन की लड़ाई का गोला बारूद नहीं है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही तो क्यों गोला बारूद नहीं खरीदा गया। प्रस्ताव कांग्रेस सरकार का ही था, यूपीए का, जो बार बार स्पष्ट किया जा चुका है और कोड ऑफ कंडक्ट के कारण वो लागू नहीं हुआ था। वैसे एक जो दलील दी जा रही है तो कहा कि 22 रुपये बढ़ता है अगर 100 किलोमीटर ट्रेन जाती है। ट्रेन में यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो 100 किलोमीटर जाने पर 22 रुपये किराया अधिक देना पड़ता है। और रेलवे स्टेशन से आपका घर अगर 1.5-2 किलोमीटर है तो आप 200-250 रुपया टैक्सी वाले को देने को तैयार हैं। 100 किलोमीटर पे हम 22 रुपये देने का विरोध कर रहे हैं और टैक्सी वाला 200, 250, 300 लेता है तो उसका विरोध नहीं करते। अगर फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन में सुविधाएं हो, वाईफाई की सुविधा हो, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हों उसमें, ताकि उसके माध्यम से आपका सामान सुरक्षित हो, चोरी ना हो सके, कोई अन्य वारदात ना हो सके, ये सारी सुविधाएं अगर चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा। दुनिया में सबसे सस्ता रेलवे का सफर हिंदुस्तान में ही है। धर्मशाला से सिटी चैनल के लिए मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। जिला सोलन आजकल चोरों के निशाने पर नजर आ रहा है। आए दिन चोर बिना किसी डर के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोलन पुलिस विभाग पहले से ही कम स्टाफ होने की वजह से सोलन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा। यहां तक कि उसे होमगार्ड के जवानों की सहायता भी लेनी पड़ रही है और तेजी से फैल रहे सोलन शहर के लिए ये भी नाकाफी सिद्ध हो रहा है। चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सोलन में आम जनता अब पुलिस की मदद के लिए आगे आ रही है। सोलन की स्थिति को जनता खूब जान चुकी है और वो भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। सोलन के सूर्या विहार में ऐसा ही वाकया सामने आया, जिससे जागरूक जनता की वजह से चोरी को अंजाम दे रहा शातिर चोर गिदड़ू आज पुलिस की गिरफ्त में है। जांच अधिकारी रणजोत सिंह ने बताया कि शातिर चोर सूर्या विहार में घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने देख लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आज न्यायालय में उसे पेश किया गया, जहां से उसे 27 तक पुलिस रिमांड मिला है। उन्होंने कहा कि इस चोर पर पहले भी 5 चोरी के केस दर्ज है। एक पूर्ववत गिदड़ू, इसको कल हमने चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा है सूर्य विहार में और आज इसको पेश किया और 27 तक इसका पुलिस रिमांड दिया है। पहले भी इसके खिलाफ 5 मुकदमे चोरी के हैं, तो पूछताछ करेंगे, अगर इस चोरी में पूछताछ की जाएगी। चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 8 जून को लारजी प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने से हैदराबाद वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्रों और एक टूर लीडर के बह जाने पर हिमाचल हाई कोर्ट ने लारजी प्रबंधन और वीएनआर कॉलेज को जबरदस्त झटका दिया है। हाई कोर्ट ने लारजी प्रबंधन और वीएनआर कॉलेज प्रबंधन को मिलकर छात्रों के परिजनों को 2.5 लाख यानी 5 लाख रुपए प्रति परिवार बतौर अंतरिम राहत देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार और लारजी प्रोजेक्ट की तरफ से केस की पैरवी कर रहे महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने इस बारे में जानकारी दी। आज कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें सबसे बड़ा तो ये है कि इंटरिम ऑर्डर में 5 लाख रुपए हर एक डिसीज्ड स्टूडेंट को जमा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। 2.5 लाख रुपया कॉलेज अथॉरिटीज़ जमा करेगी और 2.5 लाख रुपया जो है वो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ वो जमा करेगी। ये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होंगे और उसके बाद फर्दर डिस्बर्समेंट उन अमाउंट की होगी। इसके अलावा जो उन दिनों में जो बोर्ड की अथॉरिटीज़ जो वहाँ प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ थी उनको पार्टी बनाया है इस पिटीशन में बाय नेम, और
तीसरा ऑर्डर कोर्ट का एक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए बोला है, अलग से जो अगली तारीख तक स्टेटस जो होगा वो कोर्ट को दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन ऑलरेडी पार्टी बने हैं, उनके साथ जो टीचर्स गए थे स्टूडेंट्स के साथ उनको भी बाय नेम पार्टी बनाया है। कोशिश कोर्ट की ये होगी कि ये जाने कि इसमें लापरवाही किस स्टेज पे और किसकी हुई है, ये जानने की कोशिश कोर्ट की। अगली सुनवाई क्या? अगली सुनवाई 9 जुलाई 2014 की निश्चित हुई। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कॉलेजों में नई एडमिशन्स के साथ ही सभी छात्र संगठन नव आगंतुक छात्रों को अपने अपने संगठन के प्रति आकर्षित करने के लिए इन दिनों महाविद्यालय परिसरों में खूब कसरत कर रहे हैं। नए आए छात्र छात्राओं को एडमिशन के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए बाकायदा इनका मार्गदर्शन किया जा रहा है और मदद के लिए गाइडेंस ब्यूरो लगाए जा रहे हैं। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में नव आगंतुक छात्राओं को एडमिशन के बारे में सही जानकारी प्रदान करने के लिए तीनों छात्र संगठनों ने कॉलेज कैंपस में अपने अपने गाइडेंस ब्यूरो खोले हैं। इन ब्यूरोज के माध्यम से संगठन से जुड़ी छात्राएं नई आई छात्राओं को फॉर्म भरने से लेकर माइनर और मेजर विषय चुनने तक जानकारियां प्रदान कर रही हैं। तीनों छात्र संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस बारे में सिटी चैनल को जानकारी दी। जैसे कि आप जानते हैं कि 11 जून से यहाँ एडमिशन स्टार्ट होनी थी 20 जून तक विदाउट लेट फीस एंड 20 के बाद 30 तक विद लेट फीस है। और जो यहाँ पे न्यू कमर्स आ रहे हैं, हम लोगों ने उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे अपना गाइडेंस ब्यूरो लगाया है। उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। और जो ये है एडमिशन का सिस्टम है कि 20 से 30 तक विद लेट फीस के साथ है और जो गर्ल्स वेटिंग लिस्ट में है उनका नाम 30 तक आ जाएगा और उनकी काउंसलिंग 1 तारीख से स्टार्ट होगी। और ये गाइडेंस ब्यूरो हमने इसलिए लगाया है कि जो हमारे न्यू फ्रेशर्स आते हैं उनको गाइड करने के लिए, ताकि उनको पता चले कि उनको मेजर माइनर ये सब चीज़ों के लिए, इसलिए हम लोगों ने गाइडेंस ब्यूरो लगाया है। और हम पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं गर्ल्स की। हम उनकी हेल्प करें कि मेजर सब्जेक्ट्स क्या रखना है, किस टाइप से फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं गर्ल्स को। हम लोग यहाँ पे बच्चों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं। उनका फॉर्म भरवाना है, उनको ये बताना है कि उनका क्या मेजर है, किस में उनका नंबर आया, क्या कुछ हेल्प के लिए बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि पहले तो हम चाहते हैं कि ये रूसा सिस्टम बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ना वो अपना मेजर चूज़ कर पा रहे हैं, ना उनको माइनर का पता लग रहा है। और परसेंटेज भी इस बार बहुत हाई गई है। हम चाहते हैं कि परसेंटेज इस तरह से हाई ना किया जाए। वहीं आरकेएमवी में बीकॉम 1 की काउंसलिंग कन्वीनर व लेक्चरर डॉक्टर सरोज भारद्वाज ने बताया कि कॉलेज में इस बार परसेंटेज के आधार पर एडमिशन्स हैं और काफी तादाद में नई छात्राएं आ रही हैं और उन्हें सही जानकारियां प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में छात्राएं आ रही हैं और उनकी काउंसलिंग चली हुई है, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेजर पॉलिटिकल साइंस के अलावा उनको 2 माइनर भरने हैं, 2 भरने हैं उनको कंपलसरी और 1 हॉबी। तो वो सब उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उनको समझाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है ताकि वो गलत सब्जेक्ट ना भर दे और बाद में उन्हें दिक्कत ना आए। तो ये हम काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत एक ही है कि हमारे पास स्टाफ कम है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है और गर्ल्स कॉलेज होने के नाते हम यहाँ पर सीटें भी लिमिट नहीं कर सकते। जैसे संजौली में 60 कर दी मेजर की, तो हमारे पास 120 है और माइनर में हम बिल्कुल लिमिट नहीं कर पा रहे हैं। स्टाफ की यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसमें तो आप देख रहे हैं चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। हमारे पास जो कॉलेज है बिल्डिंग टूट चुकी है, तो छात्राओं में थोड़ा ये समस्या तो आएगी हमें आने वाले समय में कि हम कैसे इसको मैनेज करें। लेकिन हमारी प्राचार्य जो प्रोफेसर मीरा बालिया जी, ये पूरे दिल से प्रयास कर रही है कि इसको अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं कॉलेज में नई आई छात्राओं ने उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए लगाए गए इन गाइडेंस ब्यूरोज की सराहना की, तो वहीं रूसा प्रणाली का भी उन्होंने जमकर विरोध किया। मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई है और यहाँ पे जो रूसा सिस्टम है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम लगी है इसमें बच्चों के लिए 4 इयर्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हम पढ़ना नहीं चाहते हैं वो भी सब्जेक्ट हमें रखना पड़ रहा है, कंपल्सरी हो गया है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो गाइडेंस ब्यूरो पे गर्ल्स बैठी हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया है और जो रूसा सिस्टम है इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमें इसमें मेजर माइनर का पता नहीं चल रहा है, ये बहुत ही गंदा है। और जो पिछला सेमेस्टर था उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और हम सरकार से ये करते हैं कि ये जो रूसा सिस्टम हुआ है ये बैक लेक्चर है।
इसमें कुछ भी मेजर माइनर में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्या मेजर करना है, मेजर के साथ क्या माइनर देना है, फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, कंपल्सरी क्या करना है, उसके साथ हॉबी का पता नहीं लग रहा है, फिर हॉबी क्या है। मैं समझाता कि रूसर सिस्टम बैक ले और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रिजल्ट भी आउट कर दे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल में समग्र सतत मूल्यांकन विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जोन 2 की क्षेत्रीय निदेशक व डीपीएस की प्रधानाचार्य शशि किरण गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में 9 डीएवी स्कूलों के करीब 50 अध्यापक और प्रधानाचार्य हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला से अध्यापकों को सीसीई प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जो बाद में इस संबंध में अपने अपने स्कूलों के अध्यापकों और विद्यार्थियों को बताएंगे। शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय सीसीई की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में जोन 2 के 9 डीएवी स्कूलों के अध्यापक और प्रिंसिपल भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में जोन 2 की रीजनल डायरेक्टर व दयानंद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शशि किरण गुप्ता ने उपस्थित अध्यापकों को सभी तरह के स्किल्स के बारे में जानकारी प्रदान की, जिससे अध्यापक तो लाभान्वित होंगे ही, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी ये कार्यशाला सार्थक साबित होगी। जोन 2 की रीजनल डायरेक्टर व दयानंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल शशि किरण गुप्ता ने कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हमने सीसी के बारे में वर्कशॉप हो रही है, रीस्ट्रेंथनिंग सीसी स्किल्स, स्कॉलस्टिक, पोस्ट-स्कॉलस्टिक एंड लाइफ स्किल्स, ऑल द एरियाज वी आर कवरिंग। और हमने अपने जोन में से, जोन 2 में से हमने 8 स्कूल के टीचर्स को बुलाया, 9th और 10th के टीचर्स हैं मोस्टली, फॉर एवरी सब्जेक्ट, and around 50-55 teachers are participating, and all the principals of those schools are also there, just to revise the concept of CCE. क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 साल बाद हमें एक बार रिवाइव कर लेना चाहिए, एक बार रिवाइज होना चाहिए, ताकि टीचर्स को, कोई नए टीचर्स आते हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, और इवन जो पुराने टीचर्स हैं थोड़ा बहुत कंप्लेसेंसी आ जाती है धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ें, एक कोक्सिंग की ज़रूरत होती है, एक पुश की ज़रूरत होती है। तो हम सोचते हैं कि एक बार दोबारा से सारी चीज़ें, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या वो समेटिव असेसमेंट है सीसीई की, चाहे वो स्किल्स को डेवलप करना है, चाहे वो लाइफ स्किल्स हैं या कोई भी एरिया, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो सारे अगर हम जैसे सब्जेक्ट वाइज हम क्लासरूम्स में अलग अलग रूम्स में डिस्कस करेंगे। और अभी मोटिवेशनल सेशन था, इनॉग्रल सेशन, तो even communication skills we are taking up, because they are also very essential for the teachers and the children, because if they want to develop the communication skills of the children, then teachers themselves have to be good at it. सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। महली में 2 वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि सिसिल होटल के समीप एक वैगनर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। सभी 6 घायल आईजीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अनुबंध, दैनिक भोगी और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए राहत भरी रही। मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2014 को 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों और 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगियों को नियमित करने तथा 8 साल का नियमित कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिकों को दैनिक भोगी करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 3300 उन अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का फैसला लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2014 को 6 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा किया है। मंत्रिमंडल ने उन सभी दिहाड़ीदारों, कंटीजेंट पेड वर्करों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला भी लिया जो 31 मार्च 2014 को 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 5000 पात्र कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में अनुबंध कर्मचारियों को 5 दिन का विशेष अवकाश और अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का फैसला भी लिया गया। पहले अनुबंध महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता था। बैठक में 31 मार्च 2014 को 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं दैनिक भोगी के रूप में परिवर्तित करने का फैसला भी लिया गया। वर्तमान में नियत तिथि को 8 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूरी करने वाले लगभग 3000 अंशकालिक कर्मचारी हैं।
समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को समर्पित बजट वायदे के अनुरूप मंत्रिमंडल ने निम्न आय समूह की आय सीमा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मापदंडों के अनुरूप 12,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने स्टेट होम बाल बालिका आश्रमों में रहने वालों को अपना व्यापार आरंभ करने के लिए पुनर्वास सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने तथा मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन को उपभोग योग्य पदार्थों में संशोधन का फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला जिला कांगड़ा में BAMS की सीटों को 50 से बढ़ाकर 60 करने का फैसला भी लिया। फल उत्पादकों को बेहतर दाम सुनिश्चित बनाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत आम का प्रापण मूल्य 5 रुपये 50 पैसे से 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी संस्थाओं को सीमेंट की आपूर्ति के लिए परिवहन दर 7 रुपये 75 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन निर्धारित करने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश शहर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत सड़क के किनारे एवं अन्य वृद्धि क्षेत्रों में नियोजित एवं नियंत्रित विकास के लिए सराहन विशेष क्षेत्र की सीमाओं में विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। सराहन विशेष क्षेत्र में मोहाल, सराहन, कनाई तथा बोंडा के कुछ क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कैमरामैन के 2 पद के सृजन की मंजूरी दी है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में संरक्षण सहायक का पद भरने की स्वीकृति भी दी गई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में 21 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। राज्य लेखा एवं कोषागार विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के 40 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति भी दी गई। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग में आशु टंककों के खाली पड़े 20 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया गया। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट was brought to you by Baddi University, co-sponsored by Sandeep Jewelers, LR Group of Institutes, Hans Jewelers Institute.